Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do the revision of Poets and Pancakes written by Asoka Mitran. Again, जो हम revision series में follow कर रहे हैं इस वाली series में that I'll be discussing the title, the theme, the central idea, the writing style which will also include the tone. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखने जाओ ना तो इस चैप्टर में कोई स्टोरी एज सच नहीं है. इट इज़ डीलिंग विद द वर्किंग ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो. तो यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत हैं जो स्टोरी में आते हैं, तो उनका एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस रहेगा. एंड देन अ शॉर्ट समरी ऑफ द मेन इवेंट्स, जो चैप्टर में कुछ मेन इवेंट्स हुए हैं तो उनका एक शॉर्ट समरी होगा. सो दीज आर द टॉपिक्स आई विल बी डीलिंग विद. ओके, नाउ ये जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है ये पूरी कहानी नहीं है. अशोका मित्रन, ऑल्दो ही वॉज वर्किंग एट जेमिनाई स्टूडियोज, ही वॉज ऑल्सो अ राइटर. उन्होंने किताब लिखी थी माई ईयर्स विद द बॉस. जो बॉस हैं ही वॉज द ओनर ऑफ जेमिनाई स्टूडियो, मिस्टर एस एस वासन. तो माई ईयर्स विद द बॉस इज इंडिकेटिंग हिज लाइफ, जो उनका प्रोफेशनल लाइफ अंडर एस एस वासन था, उसके सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस वाली किताब में डिटेल किए हैं, जिसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट, छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में है. तो ये एक्सपीरियंसेस कहाँ के थे? देवर एट जेमिनाई स्टूडियोज. जेमिनाई स्टूडियोज का क्या था? इन द 50-60s, 1950-1960s में ये इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट फिल्म स्टूडियो था इन चेन्नई, राइट. जो उस टाइम पे मद्रास हुआ करता था, वहाँ पे ये जेमिनाई स्टूडियो हुआ करता था. तो इस चैप्टर का मेन फोकस क्या है? दैट इज़ लाइफ एट जेमिनाई स्टूडियोज. वहाँ पे लाइफ कैसे थी, और पर्टिकुलरली दिस इज़ मूवी मेकिंग इंडस्ट्री. तो यहाँ पे बहुत हैवी यूज़ होता था ऑफ पैनकेक. पैनकेक इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप. जो उस टाइम पे एक्टर्स मेकअप यूज़ करते थे, दैट वाज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पैनकेक. तो जो टाइटल है वो उससे, पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो पैनकेक इज रिफरिंग टू दैट पार्ट. अब पोएट क्या सिग्निफाई करता है? इट इज सिग्निफाइंग द लिटरेरी फिगर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द स्टूडियो. जो जितने भी आर्टिस्ट थे, जो स्टोरी राइटर्स थे, वो सब उस लिटरेरी फिगर्स में आ जाते हैं. And the combination of both the pancake and the poet, right, that is creating the title of the story. और ये जो लिटरेरी कैरेक्टर्स थे, जो प्रोमिनेंट एक्टर्स थे, जैसे मिस गौहर है, ग्रेटा गार्बो है, बजंती माला है, उस टाइम की फेमस एक्ट्रेसेस जो हैं, उनके ऊपर ये पैनकेक बहुत फ्रीली यूज होता था. तो hence the title Poets and Pancakes. Poets, the artists, the storytellers, the story writers and all that, and the actresses who were carrying out the story, and the makeup that was used on the actresses. इन दोनों के combination से हमारा title create होता है. Moving on to the theme, तो पोएट और पैनकेक का जो थीम है, it is taking us behind the scenes of the Gemini Studio, which was a famous film studio in Chennai. ये चैप्टर हमारे को उनकी डेली लाइफ और एक्टिविटीज़ जो स्टूडियो में थी उसके बारे में बताता है. दिस चैप्टर इज फोकसिंग ऑन द वेरियस रोल्स पीपल प्लेड इन मेकिंग मूवीज. जो बिहाइंड द सीन्स चलता था चेन्नई में, उसके ऊपर उसका मेन फोकस है कि जो मूवी बना रहे थे लोग, उनकी लाइफ, उनका रोल क्या होता था. अशोका मित्रन जो ऑथर हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है इस थीम में, क्योंकि वो ह्यूमर का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टर्स. वो सटायर, वो आयरनी का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब के लोग, मतलब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, एक्टर्स थे, कोई भी, मतलब उनकी उनका जो कैरेक्टर था वो सिंपल नहीं था. अगर कोई, जैसे आई ऑलवेज टोल्ड यू, मतलब पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ह्यूमंस आर ग्रे कैरेक्टर्स. हम बिल्कुल भी वाइट या ब्लैक नहीं होते. अगर हमारे में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, राइट. तो वो अशोका मित्रन जो हैं वो इस चैप्टर के थ्रू हमारे को उनके कुछ अच्छाइयाँ, तो उनके पीछे छुपी हुई बुराइयों के बारे में भी बताते हैं. बट ही इज़ यूजिंग ह्यूमर टू डू दैट.
वो अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखते तो बड़ा बोरिंग हो जाता, बट जब वो ह्यूमरसली लिखते हैं तो हम हंसते भी हैं, और उनके जो इडियोसेंक्रेसीज हैं, जो सेंट्रिसिटीज हैं, जो पेक्यूलियरिटीज हैं, या दीज आर सिनेमम्स या फिर स्ट्रेंज बिहेवियर ट्रेट्स, वो हमें नज़र आते हैं और हम उसके कारण हंसते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमर, ये जो स्टोरी है वो इंगेजिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है और रिलेटेबल है। रिलेटेबल क्यों है? बिकॉज हम भी अपनी पेक्यूलियरिटीज़ को इनके साथ कंपेयर करके हाँ, हमारी लाइफ में भी ऐसे लोगों के वी कम अक्रॉस सच पीपल, तो हमारे लिए वो रिलेटेबल हो जाता है। अब इसमें वन ऑफ द की थीम्स इज द कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड सिनेमा। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि सिनेमा विदाउट लिटरेचर इज नथिंग। अगर कुछ स्टोरी ही नहीं होगी तो थिएटर या सिनेमा उसको कैसे विजुअलाइज करेगा, राइट? Chapter is also highlighting how poets and writers were an essential part of the film industry. Agar cinema is dependent upon literature, then poets and script writers, they are an essential part of the film industry. Why? Because they are contributing the literary skills to movie scripts and dialogue. अगर उनमें लिखने का स्किल नहीं होता, जो हमारी मूवी स्क्रिप्ट है, जो हमारे डायलॉग्स हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग, इतने हिलेरियस ना बन पाते। अशोकामित्रन हमारे को उस टाइम के नॉर्म्स मतलब रूल्स, लोगों का एटीट्यूड, उनके लाइफस्टाइल का एक ग्लिम्स देते हैं, राइट? ये लोग कौन थे? द पीपल हु वर वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1940s एंड द 1950s। इस कॉन्टेक्स्ट से स्टूडेंट्स को मदद मिलती है टू अप्रिशिएट, मतलब उनको समझ में आता है कि 1940 1950 में मूवी मेकिंग का क्या प्रोसेस था, और आज 2025 में कितना एवोल्यूशन हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है। अब आपको पता है कि हम एआई से वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो कभी हुई भी ना हो, राइट? तो दिस इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ द सिनेमा, राइट? और बताते हैं कि उस टाइम के पीरियड के लिए सिनेमा का सिग्निफिकेंस क्या था। पीपल दे वुड नो अबाउट कम्युनिज्म, दे वुड नो अबाउट एंटी कम्युनिज्म, तो ये सारी चीज़ें हमारे को इस चैप्टर के थ्रू पता चलती हैं। अगेन चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग द डिफरेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड द रील लाइफ। रियल लाइफ जो असली ज़िंदगी है, और रील REEL, रील लाइफ का मतलब होता है जो हमने एक आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट की है। उस टाइम पे थिएटर या सिनेमा के थ्रू थी। अब जो है हम ये रील लाइफ क्रिएट कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम, through our WhatsApp statuses, through our Facebook presentations. So that is the real life. हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं versus our real life, what actually is, right? तो बेसिकली बता रहा है कि जो लोग टीवी पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, that is quite different to what is actually happening in reality. Again, this chapter is celebrating the power of imagination. Sorry, the power of imagination. हमें इट इज़ सेलिब्रेटिंग द मैजिक ऑफ आर्ट, कि आर्ट कितना मैजिकल है, एंड इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। ह्यूमन्स कितना ब्यूटिफुली क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, तो ये चैप्टर उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेंट्रल आइडिया जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है, इट्स अ ह्यूमरस एंड इनसाइटफुल स्टोरी। इनसाइटफुल मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से हम वर्किंग्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो के बारे में हमें पता चलता है। इट इज़ फुल ऑफ टंग एंड चीक रेफरेंसेस। टंग एंड चीक रेफरेंसेस मतलब उसने ओपनली किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। ही हैज़ यूज सटायर टू टेल अस अबाउट द पेक्यूलियरिटीज ऑफ द पीपल हु वर वर्किंग एट द जेमिनी स्टूडियो, राइट? बिहाइंड द सीन की जो पेक्यूलियरिटीज थी उसको हाईलाइट करती हैं दिस टंग इन चीक रेफरेंसेस। टंग इन चीक इज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ओके, रेफरेंसेस किसके बारे में है? द डेली लाइफ, द हाईलाइट्स ऑफ द डेली लाइफ एंड द एक्टिविटीज एट द स्टूडियो। वो फोकस करता है, मतलब इस स्टोरी में फोकस किस पे है? ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट एंड द रोल ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स इन फिल्म मेकिंग, जैसे हमें टाइटल में समझ में आया।
टाइटल ऑब्वियसली पैनकेक मेकअप को रेफर करता है जो एक्टर्स के ऊपर यूज़ किया था, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ लिटरेरी फिगर्स एट द स्टूडियो। अब पोएट ने सॉरी राइटर ने नरेटर ने थ्रू विविड डिस्क्रिप्शंस एंड ह्यूमरस एनेक्डोट्स, विविड डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत विविडली बहुत डिटेल में वहाँ पे लोगों को डिस्क्राइब किया है। ह्यूमरस एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है छोटी छोटी किस्से, छोटी छोटी बातें, उनको बड़ा ह्यूमरसली यूज़ किया है to introduce us to the various colorful characters. Colorful characters मतलब not grey characters, not white or black characters, but उसमें बहुत कुछ उनके स्वभाव में मिला हुआ था, which added to the excitement, which added, which removed monotony from our lives. तो इसीलिए उनको colorful character बोला गया है। और साथ ही साथ ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये हमें एक ग्लिम्स देते हैं into the cultural and social environment of the time. 1950 में कल्चर क्या था चेन्नई में या इंडिया में, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट क्या था, तो ये हमें पता चलता है। आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, राइट? तो उस टाइम पे इंडियंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था? दैट वाज democracy, freedom from the British, right? We were completely against dictatorship, we were completely against communism. तो ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे को इस स्टोरी के थ्रू पता चलती हैं। Again, the story is celebrating the behind the scene efforts of individuals. पूरी मूवी को सक्सेसफुल बनाने में ऐसे कई लोग होते हैं जो फोरफ्रंट पे नहीं आते हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन को ये स्टोरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, एंड हमारे को एक बड़ा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग लुक देता है एट द फिल्म इंडस्ट्री। हम उनको उन इंसिडेंसेस को पढ़ के बड़ा रिलेट कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। So now quickly moving on to the important part, that is the different characters. सबसे पहले before we discuss the characters, यहाँ पे हमें अशोका मित्रन और उनका writing style discuss करना है। So अशोका मित्रन कैसे इंसान थे? He was a shy, introverted and passionate writer. Shy मतलब वो बहुत जल्दी आसानी से घुल मिल नहीं सकते थे। इंट्रोवर्ट मतलब उनको अपने घर में रहना, अपने में रहना पसंद था, कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट ही वॉज अ पैशनेट राइटर, उनको लिखने का बहुत शौक था। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क एट द जेमिनाई स्टूडियो, एंड अगेन ही इज़ द नरेटर ऑफ अ स्टोरी। क्योंकि नरेटर हैं इसलिए ही इज़ प्रोवाइडिंग अस अ फर्स्ट हैंड अकाउंट। फर्स्ट हैंड अकाउंट मतलब आंखों देखा बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता था, ऑफ द डेली एक्टिविटीज़, द पीपल, वहाँ का यूनिक एटमॉस्फेयर जो स्टूडियो का था। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने पहला मतलब अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट हमारे को दिया है ना। अशोका मित्रन का जो राइटिंग स्टाइल था वो बड़ा ह्यूमरस था, इट वॉज फुल ऑफ आयरनी। Using this style, he gave us an engaging perspective on the behind the scenes world of filmmaking. जो फिल्म मेकिंग के पीछे का सच है उसका हमारे को वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नज़रिया देते हैं, एंड दिस इज डन विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। जो अशोका मित्रन की पर्सनालिटी थी दैट वाज ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ पीपल एंड इवेंट। कीन ऑब्जर्वर मतलब बड़े ध्यान से लोगों को देखते थे, समझते थे, परखते थे, जिसके कारण जब वो लिखते थे तो हमारे को वी हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल इन द स्टोरी। उनका बेसिक नेचर था ही वॉज हम्बल एंड रिजर्व्ड। इंट्रोवर्ट थे तो रिजर्व थे। हम्बल का मतलब है वो अपने अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं करते थे, अपने अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट नहीं करते थे। उन्होंने अपने आप को बड़ा एक हम्बल रोल दिया हुआ है, एंड उनका प्रेफरेंस था टू ब्लेंड इन, मतलब ही डिडंट वांट टू स्टैंड आउट इन द स्टोरी। वो उस स्टोरी में, वो जेमिनाई स्टूडियो में ब्लेंड इन करना चाहते थे। अगेन अशोका मित्रन इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स मतलब वो थोड़ी ही बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके वर्ड्स जो होते हैं दे आर वेल चोजन, बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं, और उनके जो वर्ड्स हैं वो परसेप्टिव हैं, वो एक्चुअल में हमें सच्चाई बताते हैं। ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन इमोशंस एंड ही इज़ बिल्डिंग अप डीप कनेक्शन विद पीपल। उनके लिखने के स्टाइल से हमें ह्यूमन इमोशंस समझ में आते हैं,
और हम उनका डीप कनेक्शन विद पीपल भी देख पाते हैं और खुद भी फॉर्म कर पाते हैं। अगर अशोका मित्रन की बात कर रहे हैं तो उनका राइटिंग स्टाइल और टोन भी बात करना पड़ेगा। तो बेसिकली उनका जो राइटिंग स्टाइल था बड़ा मेटिकुलस था। मेटिकुलस मतलब वो बड़े ध्यान से डिटेल्ड में काम करते थे, किसी भी छोटी से छोटी बात को ना तो छोड़ते थे ना ही मिस आउट करते थे, राइट? ही वुड कीप ऑन रिवाइजिंग हिज स्क्रिप्ट्स। वो जो भी लिखते थे उसको कई बार रिवाइज करते थे अंटिल ही वॉज सेटिस्फाइड कि जो मैंने लिखा है दैट इज द बेस्ट। उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों के बारे में, दे आर फिल्ड विथ ह्यूमर एंड आयरनी, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। दे आर एंगेजिंग एंड दे आर टेलिंग अस अबाउट द बिहाइंड द सीन्स वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग, ये ऑलरेडी समझा दिया है। अब बेसिक टोन इस चैप्टर का क्या है, दैट इज सटायर। किस चीज़ पे सटायर है? ऑन द इडियोसिंक्रेसीज। इडियोसिंक्रेसीज का मतलब है पेक्यूलियरिटीज, द स्ट्रेंजनेस, जो अजीब सी बातें होती थी किनकी, द पीपल हु वर वर्किंग एट द जेमिनी स्टूडियो। तो सबसे पहले अशोका मित्र ने हमें किसके बारे में बताया? ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑफिस बॉय। जो ऑफिस बॉय है ये इस स्टोरी में पोएट्स एंड पैनकेक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो ऑफिस बॉय है ये इन द हायरार्की, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वो बहुत छोटा मोटा बंदा है। वाई? बिकॉज उसका जेमिनी स्टूडियो में काम क्या था? छोटे मोटे एरान्स रन करना, राइट? वो वेरियस टास्क जो जेमिनी स्टूडियो में होते थे, छोटे मोटे काम जो होते थे उनमें असिस्ट करता था। ही इज रिप्रेजेंटिंग द मेनी अनसंग वर्कर्स। ऑफिस बॉय जैसे और बहुत सारे लोग थे जिनको दुनिया अनदेखा कर देती है। तो ऑफिस बॉय के रूप में अशोका मित्रन हमारा अटेंशन ऐसे लोगों की तरफ खींचता है ड्यू टू whom द फिल्म इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग वेरी स्मूथली। मतलब अगर वो ना होते तो शायद इतनी आसानी से मूवीज ना बनती। बट ऑफिस बॉय का बेसिक नेचर क्या बन गया है? ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसइल्यूशन्ड, राइट? फ्रस्ट्रेटेड मतलब खिजा हुआ है, परेशान है, उम्मीद खत्म हो गई है। डिसइल्यूजन का मतलब वो एक इल्यूजन, एक सपना लेकर आया था जेमिनी स्टूडियो में, बट वहाँ पर इतने साल काम करने के बाद रियलिटी उसके सामने आ गई है जेमिनी स्टूडियोज की। उसको पता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू अमाउंट टू मच, ही इज़ नॉट गोइंग टू बिकम वेरी फेमस। तो वो डिसइल्यूजन हो गया है, राइट? जब वो जेमिनी स्टूडियो आया था तो उसके बड़े बड़े एस्पिरेशंस थे। वो डायरेक्टर बनना चाहता था, बट बिकॉज वो डायरेक्टर या फेमस एक्टर नहीं बन पाया तो ही इज हार्बरिंग अ सेंस ऑफ रिजेंट। हार्बरिंग अ सेंस ऑफ रिजेंटमेंट मतलब वो उसको अच्छा नहीं लगता है पीपल लाइक सुबू। वो उनके अगेंस्ट उसके मन में गुस्सा है कि ये लोगों ने अपना ड्रीम अचीव कर लिया और मैं अचीव नहीं कर पाया। तो इसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, डिसइल्यूशन्ड भी है, रिसेंटफुल भी है, राइट? बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स वो जनरली क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनकी बुराइयों का बखान करना, और अपनी सिचुएशन, अपने पोजीशन से, जो उसका करंट पोजीशन है उससे अनहैप्पी है। ही बिलीव्स दैट ही हैड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव टैलेंट which because of his working at Gemini Studio कभी realize नहीं हुआ। With this we come to his unfulfilled ambitions. He had desired to make a career in filmmaking, but वो उसके साथ अंत में क्या हुआ कि वो सबसे लो लेवल जॉब पे अटक गया। He is stuck in that low level job. He is applying makeup to the extras in the crowd scene. जो सबसे वेग काम है, जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट काम होता है, दैट इज टू अप्लाई मेकअप टू द क्राउड। क्यों? क्योंकि क्राउड के फेसेस के ऊपर हम सेंटर नहीं करते हैं कैमरा को, हम उनको एक पासिंग में दिखाते थे। तो मेकअप में फिनेस की ज़रूरत नहीं थी, बहुत डेलिकेट हैंड की ज़रूरत नहीं थी। तो इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल उसको जेमिनी स्टूडियो में मिला हुआ है, विच इज़ इन अ डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू हिज एम्बिशन। Because of this, he is extremely jealous towards Subbu. He is envious because Subbu is very close to the boss. और because of his Subbu's closeness to the boss, सुब्बू की जो ability है कि वो स्टूडियो environment को बहुत easily navigate कर लेता है, बहुत effective रहा है जेमिनी स्टूडियो में।
तो these are the reasons why he is angry, why he is resentful of Subbu. उसका जो एटीट्यूड है वो क्रिटिकल है, वो जनरली अशोका मित्रन के पास जाके लोगों को क्रिटिसाइज करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ नेगेटिव इमेज अबाउट द ऑफिस बॉय. Again, the office boy is a symbolic representation of all the struggles of people who possess talent but they are unable to achieve their potential due to circumstances beyond their control. ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं, जिसके कारण हम अपने पोटेंशियल को, हम अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. तो इसके कारण हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम फ्रस्ट्रेटेड बन जाते हैं, हमारे में नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, बीइंग जेलस ऑफ अदर्स, ये भर जाता है. तो ऑफिस बॉय इन सबको सिंबलाइज करता है. The next important character is Kothamangalam Subbu. Kothamangalam Subbu was a multi-talented individual at Gemini Studio. He was known for his versatility and creativity. मतलब सुब्बू के लिए कहा जाता था कि वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सिर्फ एक काम में हुनर नहीं रखता, वो कई कामों में हुनर रखता है. वो बहुत अच्छा एक्टर था, उसने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, वो मूवीज़ भी डायरेक्ट करता था. तो वो अपने वर्सेटैलिटी मतलब अलग-अलग काम करने की क्षमता, राइट? अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता था. Because he was multi-talented, he was versatile, so he wore many hats. Wore many hats मतलब वो काफ़ी अलग-अलग काम करता था Gemini Studio पे. As I've already told you, he was an amazing actor, he was a poet, he was a screenwriter, and he was also a director. अब अगर आपको याद होगा, मैंने टंग इन चीक रेफरेंसेस आपके लिए पहले यूज़ किया है. तो जब हमारे को अशोका मित्रन सुब्बू के बारे में ये वर्सेटाइल रोल्स बताते हैं, तो वो हमें ये भी बताते हैं कि वो अमेजिंग एक्टर था, बट वो कभी भी लीड रोल नहीं उसने प्ले किया है. ही वॉज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एक्टर. उन्होंने कहा कि वो एक अच्छा पोएट था, बट उनका जो लिटरेरी करियर था वो इतना फेमस, इतना वेल नोन नहीं बना. फिर उन्होंने कहा है कि जो वो आइडियाज़ देते थे, तो हाउ टू डायरेक्ट सीन्स, तो द वे ही हैज़ डिस्क्राइब दो सीन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ ह्यूमर, एंड दे टेल अस कि वो आइडियाज़ इतने अच्छे नहीं होते थे, बट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू गिव सो मेनी आइडियाज़ ही वाज अप्रिशिएटेड, राइट? तो ये सारे यहाँ पे जितने भी हमारे को डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, दे आर ऑल टंग इन चीक रेफरेंसेस. Again, writer is telling us that his contribution to Gemini Studio was invaluable. उन्होंने जो भी काम किया है, चाहे वो टंग इन चीक रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, बट सुब्बू का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था Gemini Studio को. He could come up with quick solutions, he could come up with creative ideas, जिसके कारण लोग उसको ट्रस्ट करते थे, and he had become an indispensable member of the studio. इंडिस्पेंसिबल मेंबर का मतलब होता है जिसके बगैर जेमिनी स्टूडियो ग्रो वर्क नहीं कर सकता था. अब सुब्बू वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ अ ब्राह्मण, एंड यहाँ पर बोला जाता है कि दैट वॉज द मेन रीजन फॉर हिज ग्रोथ एट जेमिनी स्टूडियो, राइट? वाई डिड ही बिकम द नंबर 2 पोजिशन एट जेमिनी स्टूडियो? नंबर 1 पोजिशन इज ऑब्वियसली ऑफ द बॉस एस वासन, बट उसके बाद अगर किसी का इम्पोर्टेंस था तो वो सुब्बू का इम्पोर्टेंस होता था. और ये क्यों था? बिकॉज बीइंग अ ब्राह्मण, राइट? उस टाइम पे अगर आपको इंडिया याद हो, हमारा सोशल फ्रेमवर्क क्या था? वी वर इनटू कास्टिसिज्म. तो ब्राह्मण्स आर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द कास्टिज्म हायरार्की. So because of being a Brahmin, he had contacts with a lot of affluent people. Affluent matlab rich and important people. So that was the main reason of his rise in the Gemini studios. By nature, he was cool, calm and composed. कूल था मतलब शांत रहता था, काम रहता था. कोई फ्लॉप मूवी भी हो जाए तो वो उसने अपना अपने सेंसिबिलिटीज़ नहीं खोए. अ, वो जो भी कर रहा होता था उसमें उसको ना तो कभी अनहैप्पीनेस होता था, ना सैडनेस होता था. वो हमेशा शांत रहता था कि जो होगा देखा जाएगा. By nature, he was charitable and loving. He always wanted to help people. He always had a word of flattery for everyone. So again, flattery is never good, but he had a good heart.
तो टंग इन चीक रेफरेंस हमें यहाँ पर भी नज़र आता है। अब सिब्बू की डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट हेड। मतलब मेकअप डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बात करना होगा। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो किया जाता था। स्ट्रिक्ट हायरार्की का मतलब जो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था, उसी ने ही लीड एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करना था। फिर उसका जो असिस्टेंट होगा वो सपोर्टिंग एक्टर्स को करेगा। इस तरह से हायरार्की फॉलो होती थी। तो बिकॉज ऑफ दिस रोल ही वॉज द की फिगर एट जेमिनाई स्टूडियोज। ही वुड ओवरसी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टर्स इनटू देयर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर। जो भी ऑन स्क्रीन उनको एक्टर्स ने कैरेक्टराइज कर रहे होते थे जिस भी रोल को, तो उस रोल में उनको ट्रांसफॉर्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट हेड। ये जो कैरेक्टर है ये हाईलाइट करता है कि मेकअप डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट था इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। इसके बारे में हम बात करेंगे लॉयर की। लॉयर अगेन एक बहुत नोटेबल कैरेक्टर है स्टोरी में। वाई? बिकॉज ही इज एडिंग वाइब्रेंस एंड एन एक्लेक्टिक एनवायरनमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो। मतलब ही इज सिंबलाइजिंग कि कितना एक्लेक्टिक एनवायरनमेंट था। एक्लेक्टिक मतलब फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हर पल चेंज होता रहता था वो एनवायरनमेंट। राइट, वाइब्रेंट था, बहुत कलरफुल, वेरी आई कैचिंग कैरेक्टर। राइट, बेसिकली जो लॉयर का रोल था एट द जेमिनाई स्टूडियो, दैट वाज टू हैंडल लीगल मैटर्स ऑफ द स्टूडियो। बट उनका जो वहाँ पे प्रेजेंस था, उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी, दैट वेंट मच बियॉन्ड हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज़। सिर्फ वो लीगल मैटर्स के बियॉन्ड उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया था उस जेमिनाई स्टूडियो के लिए। उनको शोकेस किया गया है एज अ pragmatic कैरेक्टर, अ डिटैच्ड फिगर विद इन द क्रिएटिव chaos ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। वो कभी भी एक्टिवली जेमिनाई स्टूडियो के वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो थोड़ा डिटैच रहते थे, थोड़ा प्रैक्टिकल रहते थे। उनका प्राइमरी फोकस तो लीगल एस्पेक्ट्स पे था ही, बट ही इज प्रेजेंटेड एज अ कंट्रास्ट, एज अ फॉयल to the imaginative and passionate individuals around him. मतलब जो लॉयर था, he was linked to the story department. अब यहाँ पर भी एक आयरनी है जो मैं बाद में बताती हूँ। अब लॉयर कैसा दिखाया गया है? अ डिटैच्ड फिगर, अ प्रैग्मेटिक फिगर। बट स्टोरी डिपार्टमेंट कैसा होता है? एक ड्रीमी फिगर जो एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहते हैं। तो दोनों में एक कंट्रास्ट, लॉयर का प्रेजेंस मेकअप डिपार्टमेंट में होना is a very important contrast to the people, to the story writers, to the people involved in story writing. Okay, by profession he is very logical, very professional character. वो आर्टिस्टिक साइड ऑफ फिल्म मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ही इज़ डिटैच्ड। उनका प्राइमरी रोल क्या था? टू हैंडल लीगल मैटर्स, ensuring contracts and agreements are in order. So this is creating contrast with the creative process of the story writing, right? जो हमारा लॉयर है वो बहुत ग्राउंडेड इन रियलिटी है। ग्राउंडेड इन रियलिटी मतलब उसके पैर ज़मीन पे हैं, वो इमेजिनेटरी वर्ल्ड में नहीं रहता। ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल फेलो। ही इज़ नॉट अ सेंट्रल कैरेक्टर। उसका कोई मेन रोल नहीं है स्टोरी में प्ले करने के लिए, बट ही इज़ सर्विंग ओनली एज अ फॉयल। राइट, ही इज़ नोन बिकॉज उन्होंने ही वॉज द मेन रीज़न वाई अ टैलेंटेड एक्ट्रेस लेफ्ट फिल्म मेकिंग। उन्होंने उस टैलेंटेड एक्ट्रेस को एक बार गुस्सा आया था, तो उसका जो वोकलाइज्ड प्रोटेस्ट था उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग उस एक्ट्रेस को सुनाई, जिसको सुन के वो एक्टर, शी वॉज अ न्यू एक्ट्रेस, वो इतना डर गई कि उसने मतलब फिल्म इंडस्ट्री को ही, एक्टिंग को ही छोड़ दिया। राइट, अगर आयरनी की बात करें तो स्टोरी डिपार्टमेंट, देयर वाज अ टाइम जब जेमिनाई स्टूडियो पे स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। नाउ इट इज़ वेरी आयरॉनिक दैट स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो लॉयर की जॉब चली गई। वाई? बिकॉज ही वॉज लिंक टू द स्टोरी डिपार्टमेंट। जब स्टोरी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा उन्होंने निकाल दिया काम से, तो लॉयर को भी जॉब से निकाल दिया गया। तो इनकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था दैट अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब
lost his job because the story department was shut down. So that is a little ironic. अब लॉयर के बाद हमें अगर किसी की बात करनी है, so that is obviously S.S. Vasan. S.S. Vasan कौन थे? Although he is not a central character, but he was the founder of Gemini Studio, and because of this he becomes a significant figure. क्यों? क्योंकि उनका विजन और लीडरशिप जो था, that helped to establish the studio as a major player in the Indian film industry. अगर आप 1950s, 1960s की मूवीज में जाओगे तो आप देखोगे that most of them were produced at Gemini Studio. Gemini Studio का इतना reputation क्यों बना? It is because of the vision and leadership of S.S. Vasan. S.S. Vasan was also known for his hospitality. अगर आप देखोगे तो MRA को वेलकम करना, स्टीफन स्पेंडर को वेलकम करना, MRA को इतनी देर तक उसके 200 मेंबर्स को होस्ट करना, तो इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ अ स्टिंजी हार्ट, राइट? ही वॉज अ वेरी हॉस्पिटेबल कैरेक्टर और उन्होंने ओपन आर्म्स के साथ MRA को भी वेलकम किया और स्टीफन स्पेंडर को भी वेलकम किया. नेक्स्ट S.S. वासन की इम्पॉर्टेंट बात है that he was the editor of the Tamil Weekly. Tamil Weekly, it was a very popular Tamil Weekly, that is Ananda Viketan. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम स्टीफन स्पेंडर के बारे में बात करते हैं तो S.S. वासन का एडिटर होना उनको कोरिलेट करता है स्टीफन स्पेंडर के साथ, राइट? स्टीफन स्पेंडर की पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चलता है. अब S.S. Vasan was Subbu's principal in the studios. Subbu's principal in the studios मतलब go to person. मतलब सुब्बू और S.S. Vasan का बहुत डीप कनेक्शन था. सुब्बू was greatly loyal to S.S. Vasan, जिसके कारण वो खुद को S.S. Vasan के साथ completely identify करता था. उसको लगता था कि जैसे S.S. Vasan है मुझे भी बिल्कुल वैसा ही बनना है. अब यहाँ पे प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट स्टीफन स्पेंडर के कैरेक्टर के बारे में हमारे को इस चैप्टर में कुछ नहीं बताया गया है. स्टीफन स्पेंडर का रोल तो है जो हम समरी में डिस्कस करेंगे, बट कैरेक्टर वाइज वी डोंट हैव मच टू से अबाउट हिम. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पोएट्स एंड पैनकेक्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक माई इयर्स विद द बॉस. वो अशोका मित्रन की एक्सपीरियंसेस एट जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है. Gemini Studio was founded by S.S. Vasan and it was a very influential studio in the early days of Indian filmmaking. जब Indian filmmaking शुरू हुई थी तो उस टाइम पे Gemini Studio बहुत influential था, बहुत important था. अशोका मित्रन हमारे को बताते हैं कि Gemini Studio एक पॉपुलर मेकअप दैट इज़ पैनकेक, ब्रांड नेम पैनकेक को यूज़ करता था और वो लार्ज अमाउंट्स में, ट्रक लोड्स में भर भर के इतनी ज़्यादा वहाँ पे फिल्म मेकिंग होती थी, इतना ज़्यादा काम होता था कि ट्रक भर भर के पैनकेक का मेकअप मटेरियल आता था. वो बहुत एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं जिन्होंने पैनकेक ब्रांड को यूज़ किया है और इट इज़ सिम्बलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैनकेक फॉर द स्टूडियो. अगेन दिस स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय जिनका मेन काम था टू अप्लाई द मेकअप ऑन द क्राउड, राइट? द एक्टर्स यूज्ड फॉर द क्राउड सीन्स. अब इस ऑफिस बॉय के बहुत बड़े बड़े सपने थे टू बिकम अ डायरेक्टर, एन एक्टर और अ स्क्रीन राइटर और इवन अ लिरिसिस्ट, बट ही ओनली बिकेम एन ऑफिस बॉय. और इसका जो इग्नोमिनी था, जो इंसल्ट था, दैट वॉज अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय ऑल बिकॉज ऑफ सुब्बू, राइट? सुब्बू कौन था? सुब्बू वॉज अ की फिगर एट द स्टूडियो. अब सुब्बू की फिगर क्यों बना था? बिकॉज ही वॉज वेरी क्रिएटिव, ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, ही वॉज ऑलवेज कमिंग अप विद गुड आइडियाज. कुछ भी प्रॉब्लम हो, द गो टू पर्सन वॉज सुब्बू. सुब्बू वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट अशोका मित्रन को ये भी लगता है कि सुब्बू का इतना इम्पोर्टेंस, इतना इन्फ्लुएंस वॉज ऑल्सो बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, जिसके कारण उसको एक छोटा मोटा एडवांटेज ज़रूर मिला था. अशोका मित्रन खुद की जॉब को भी डिस्क्राइब करते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में उनका काम क्या था, टू कलेक्ट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स. न्यूज़पेपर में कोई भी क्लिपिंग जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड आता था तो वो उसकी स्क्रैप बुक बनाते थे. अब लोग इस काम को कैसे देखते थे? अनइम्पॉर्टेंट.
अनइम्पॉर्टेंट मानने के बजाय, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज अनइम्पॉर्टेंट, जो ऑफिस बॉय था वो उसको विला समझता था और ऑफन उनके क्यूबिकल में आ जाता था टू कंप्लेन अबाउट सुबू। अगेन रीजन वाज ही वाज प्रोबेबली जेलस ऑफ सुबू सक्सेस। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में मेंशन होता है लॉयर, राइट, हु वाज वर्किंग एट इन द मेकअप डिपार्टमेंट, सॉरी, हु वाज वर्किंग विद द स्टोरी डिपार्टमेंट, and he was the incidental reason why a career of a talented actress was destroyed. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया था, दूसरे वीडियोस में भी डिटेल में है, तो मैं पूरे में नहीं जाऊंगी, बट उनको मेन रीजन माना जाता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस टैलेंटेड एक्ट्रेसेस करियर। अगेन इस स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज द विजिट ऑफ एन इंग्लिशमैन हु इज स्टीफन स्पेंडर। इनिशियली जो लोग जेमिनी स्टूडियो में काम कर रहे थे उनको नहीं पता था कि स्टीफन स्पेंडर कौन है। उनको लगा या तो ये पोएट है या ये एडिटर है, इसीलिए एस एस वासन ने उसको बुलाया है। पोएट क्यों है? बिकॉज जेमिनी स्टूडियोज केटर टू द पोएट्स, एडमायर्ड द पोएट्स। और एडिटर क्यों समझ रहे थे? बिकॉज एस एस वासन वॉज एन एडिटर, तो उनका जो उनकी जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो इंक्लिनेशन था, दैट वर टूवर्ड्स द अदर एडिटर्स ऑल्सो। तो अब जब स्टीफन स्पेंडर आया तो एक तो उनका एक्सेंट ऐसे था कि चेन्नई के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मोर ओवर कुछ वर्ड्स उनको जो समझ में आए, दे वर पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मतलब बीच बीच में ये वर्ड्स आते थे जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि इस चीज़ का लेना देना क्या है विद द पोएट और द एडिटर। तो उनका जो विजिट था वो एक मिस्ट्री रहा, किसी को नहीं समझ में आया कि स्टीफन स्पेंडर कौन थे, जेमिनी स्टूडियोज में क्यों आए थे, एस एस वासन क्यों इतना हॉस्पिटेबल हुए थे। बट ये हमारे को शोका मित्रन सॉल्व करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक कंपटीशन में, एक आर्टिकल लिखने के कंपटीशन में, स्टोरी लिखने के कंपटीशन में मैं पार्ट ले रहा था। उसकी मैं रिसर्च करने गया ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो मुझे वहाँ पे मैगजीन्स मिली जिनका एडिटर था, दैट वाज स्टीफन स्पेंडर। तो वन पार्ट ऑफ द मिस्ट्री वाज सॉल्व। बट ईयर्स लेटर जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, तो अशोका मित्रन को एक किताब लिखी विच वाज एसेज, एसेज बाय 6 prominent writers. One of the writers was Stephen Spender. So Stephen Spender was also a writer. और ये जो किताब थी, दैट वाज द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड ओवर हियर वाज कम्युनिज्म, राइट? तो कम्युनिज्म हैड फेल्ड। तो ये जो 6 राइटर्स थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया था हाउ दे वेंट इनटू कम्युनिज्म and how they left communism because they were disillusioned, right? Communism advocated an equalitarian society, but communism had become very corrupted, due to which it failed. तो यहाँ से कम्युनिज्म के बारे में हमें समझ में आता है, हमारे को एस एस वासन का एंटी कम्युनिस्ट आइडिया समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमआरए को होस्ट किया। एमआरए क्या था? इट वॉज अ काउंटर मूवमेंट टू कम्युनिज्म, इट वॉज एंटी कम्युनिस्ट। उनके जो प्लेस थे, जोतम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, ये सब एंटी कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड थे, राइट? दे शोड देयर डिसएन्चांटमेंट विद कम्युनिज्म। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं इस चैप्टर का मेन इवेंट्स बन जाती हैं। अगर आपको ये मेन इवेंट्स के बारे में डिटेल्ड में जानना है, देन यू नीड टू गो एंड लुक एट माय अदर वीडियोस, बट अ बेटर वे वुड बी टू रीड द चैप्टर। चैप्टर पढ़ के आपको जो मज़ा आएगा वो आई डोंट बिलीव किसी भी वीडियो में आ सकता है, बिकॉज द ह्यूमरस वे दैट अशोका मित्रन has written the story really makes it marvelous. So my advice is, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, but don't forget to read the chapter. Very very important for your revision. Okay. So with this I come to the end of this video. I hope कुछ important बातें जैसे टंग इन चीक रेफरेंसेस हैं, ह्यूमर, सटायर, आयरनी, इनके बारे में आपको पता चलेगा। And when you read the chapter, you will be able to understand the satire, the irony of Ashoka Mitran's dialogue. Wishing all of you the best in your board exams. God bless all of you.
and God be with you.